नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 भूगोल एनसीईआरटी की क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 11th भूगोल की ये लास्ट क्लास है। इसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो आपके उतना ज़्यादा काम के नहीं हैं, फिर भी हम अपनी तरफ से जब प्रश्नों को बनाएंगे एक बार सारी क्लासेस ख़त्म होने के बाद, तो उन चैप्टर्स का एक रिव्यू कर लेंगे और अगर वहाँ से कुछ प्रश्न बनने लायक आपकी परीक्षा दृष्टि से होंगे तो हम उसको प्रश्नों के माध्यम से करा देंगे। बाकी कंटेंट के हिसाब से जितने भी चैप्टर्स आपके लिए महत्वपूर्ण थे वो हमने ऑलरेडी करा दिए हैं। और यह जो है लास्ट चैप्टर है खनिज एवं शैल, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इस बार यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना भी है। हालांकि इससे पहले भी बीपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बता दें कि कल पॉलिटी एनसीईआरटी का 11th एनसीईआरटी स्टार्ट होगा कल से। 9th-10th हमने ऑलरेडी करा रखा है, उसको दोबारा से नहीं कराएंगे। तो पॉलिटी 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 कल आएगा आप लोगों के लिए। और साथ में पीआरटी का जो क्लास नंबर 2 है, पीआरटी का जो क्लास नंबर 2 है वो आपको शाम तक मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, 5 से 6 बजे के बीच में आपको मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्लासेस को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कल आपको पॉलिटी 11th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 मिलेगा। साथ में जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है पर्यावरण का, उसका जो नेक्स्ट क्लास है आपको 5 से 6 बजे शाम के बीच में मिलेगा। और आज जो भूगोल एनसीईआरटी का आपका एक सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है इस वीडियो के साथ में। और इस पूरे एनसीईआरटी का जो वीडियो है पीडीएफ है क्लास 11th का, ये हम आपको कल जो है मॉर्निंग में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप वहाँ से एक साथ में देख लीजिएगा। सारे क्लासेस को हम एक साथ में कंपाइल कर देंगे 11th क्लास एनसीईआरटी का। आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैप्टर है आपका खनिज एवं शैल और यहाँ से सबसे पहले ही आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकता है। फैक्ट है, पृथ्वी के संपूर्ण परपटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। और वो तत्व कौन कौन से हैं तो आपको ये नहीं याद रखना कौन से तत्व हैं, बस यही ध्यान रखना कि इसमें जो महत्वपूर्ण कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पृथ्वी के प्रमुख जो परपटी के प्रमुख तत्व हैं, पृथ्वी के परपटी में पृथ्वी की जो भूपरपटी है, क्रस्ट है पृथ्वी का, तो क्रस्ट में परपटी में जो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं उनमें ऑक्सीजन नंबर 1 पर है। वजन के अनुसार जो परसेंटेज होता है ऑक्सीजन नंबर 1 पर है 46.60%। बीपीएससी प्री में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। सिलिकॉन दूसरे नंबर पे है 27.72%। एल्युमिनियम तीसरे पे है 8.13%। फिर है लौह यानी कि लोहा 5%। आपको याद कैसे रखना है तो ऑक्सीजन सबके लिए ज़रूरी है, तो पृथ्वी के परपटी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। फिर सिलिका का सी हो गया और एल्युमिनियम का एल हो गया। तो सियाल आपने पढ़ा भी है, तो सियाल सिलिका और एल्युमिनियम के लिए बोला जाता है। तो ऑक्सीजन, सियाल और लोहा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। शुरू के 4 आपको याद होने चाहिए परीक्षा दृष्टि से। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी के परपटी में, सिलिकॉन दूसरे नंबर पर है, एल्युमिनियम तीसरे नंबर पे है और लोहा चौथे नंबर पर। इतने 4 आपको क्रम से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर खनिज के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं जो एक तत्व में पाए जाते हैं। एक तत्व का मतलब है वो किसी का यौगिक नहीं होते हैं, ऑक्साइड से मिलकर नहीं बनते हैं, फ्री स्टेट में, जिनको बोला जाता है कि फ्री स्टेट में एक हिसाब से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो खनिज होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे तांबा, चांदी, सोना हो गया। इसके अलावा जो एक तत्व खनिज है, एक तत्व खनिज में भी सल्फर आते हैं, तांबा चांदी भी आता है, स्वर्ण, ग्रेफाइट, ये सब एक तत्व खनिज होते हैं जिनमें केवल एक ही तत्व होता है। जैसे ग्रेफाइट में केवल कार्बन पाया जाता है। स्वर्ण में सोना का आप जानते ही हैं, सोना ही केवल इसमें पाया जाता है। तांबा में तांबा ही रहता है, चांदी में चांदी रहेगा, सल्फर में सल्फर ही रहेगा। लेकिन जो यहाँ पर ऊपर दिया गया है तो कुछ जो है यहाँ पर 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर खनिज बनते हैं जनरली। लेकिन कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जो एक तत्वीय होते हैं। तो एक तत्वीय खनिज आपको याद रखना, सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। तो जो भी खनिज पाए जाते हैं उनका स्रोत क्या है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा होता है वो कई बार ऊपर आता है या कई बार आंतरिक परतों में भी जमा होता है। तो सभी खनिजों का जो मूल स्रोत है वो यही मैग्मा है। और इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिज के क्रिस्टल बनने लगते हैं। जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है तो खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं। और जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस शैल बनता है तो खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस शैल बनेगा तो खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगेगा। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये खनिज है, कार्बनिक पदार्थ हैं। और ये कोयले की बात करें तो कोयला ठोस रूप में पाया जाता है, पेट्रोलियम तरल रूप में पाया जाता है, प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। फिर यहाँ पे कुछ खनिज हैं और उनकी विशेषताएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है इस बार परीक्षा दृष्टि से। पहला है यहाँ पर
फेल्ड्स्पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन सभी फेल्ड्स्परों में उपस्थित होते हैं। तो सभी प्रकार के जो फेल्ड्स्पर होते हैं, जो खनिज होते हैं, फेल्ड्स्पर नामक खनिज होते हैं, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन सभी फेल्ड्स्पर में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की परपटी का आधा भाग फेल्ड्स्पर से बना है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखिएगा फेल्ड्स्पर के बारे में कि पृथ्वी की परपटी का आधा भाग फेल्ड्स्पर से बना है। चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच बनाने में इसका उपयोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वार्ट्ज के बारे में समझते हैं। क्वार्ट्ज जो होता है और क्वार्ट्ज की अगर हम बात करें तो ये रेत और ग्रेनाइट के प्रमुख घटक है। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। तो क्वार्ट्ज जो है रेत जो बालू होता है और साथ में ग्रेनाइट, तो दोनों के प्रमुख घटक है। इसमें क्या होता है, सिलिका होता है। तो क्वार्ट्ज में सिलिका पाया जाता है। यह एक कठोर खनिज होता है, पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है, पानी में घुलेगा नहीं कभी। तो ध्यान रखिएगा, पानी में कभी नहीं घुलता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो क्वार्ट्ज का उपयोग रेडियो और रडार में होता है। तो रेडियो और रडार में होता है, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेनाइट का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। क्वार्ट्ज जो है ये रेत और ग्रेनाइट का प्रमुख घटक भी है। फिर अगला है पायरॉक्सिन। पायरॉक्सिन की बात करें तो पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरॉक्सिन से बना है। सामान्यतः यह उल्कापिंड में पाया जाता है। तो उल्कापिंड में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा पायरॉक्सिन। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि पृथ्वी की परपटी का आधा भाग फेल्ड्स्पर से बना, यानी 50% भाग जो फेल्ड्स्पर से बना है। फिर यहाँ पर बात करें पायरॉक्सिन, पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरॉक्सिन से बना है। फिर एम्फीबोल है, तो भूपृष्ठ का 7% है। ये आपको नहीं याद करना कितने प्रतिशत, बस आपको फेल्ड्स्पर का याद रखना कि 50% है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो एम्फीबोल क्या होता है, तो एम्फीबोल की बात करें तो ये एस्बेस्टस के उद्योग में यूज़ होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बीपीएससी में कि एस्बेस्टस के उद्योग में किस खनिज का प्रयोग करते हैं। तो एस्बेस्टस के उद्योग में एम्फीबोल नामक खनिज का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं माइका पे। माइका की बात करें तो माइका के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, आप कमेंट करके बताइएगा। पृथ्वी की परपटी में इसका 4% अंश होता है। सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं। माइका जो है आग्नेय और रूपांतरित दोनों प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इनका उपयोग होता है। तो विद्युत उपकरणों में माइका का प्रयोग होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक है ओलिवीन। ओलिवीन की बात करें तो मैग्नीशियम लौह और सिलिका ओलिवीन के प्रमुख तत्व होते हैं और आभूषणों में इनका प्रयोग होता है। हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्रायः बासाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। फिर है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। यहाँ से भी आपसे बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है। तो धात्विक खनिज की बात करें तो बहुमूल्य धातु तो आप समझते ही हैं, सोना चांदी प्लेटिनम ये सब महंगे धातु हैं, बहुमूल्य धातु हैं। यहाँ पर आपको अलौह धातु याद रखना जो नॉन फेरस होते हैं। नॉन फेरस का मतलब जिनमें आयरन नहीं पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है बीपीएससी द्वारा। तो नॉन फेरस या अलौह धातु कौन से होते हैं जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है, तो ताम्र, सीसा, जिंक, टिन, एल्युमिनियम। तो ये ऐसे धातु हैं जो अलौह हैं, इनमें लोहा नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। स्टील की बात करेंगे तो स्टील में तो लोहा पाया ही जाता है। तो ताम्र, सीसा, जिंक, टिन, एल्युमिनियम ये सब अलौह धातु हैं। फिर अधात्विक खनिज की बात करें तो अधात्विक खनिज का मतलब होता है जिनमें धातु नहीं होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल्स में गंधक जिसको हम सल्फर बोलते हैं, तो सल्फर जो खनिज होता है वो अधात्विक होता है। फॉस्फेट भी अधात्विक हो जाएगा, नाइट्रेट भी अधात्विक खनिज हो जाएगा। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण होता है। सीमेंट जो है अधात्विक नॉन मेटेलिक मिनरल्स का मिश्रण होता है। अब आते हैं टॉपिक पर शैल के बारे में। शैल की बात करें तो शैल से रिलेटेड हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में 6 या 7th एनसीईआरटी में भी आपको कंप्लीट कराया है। तो एक बार वहाँ से भी अच्छे से समझ लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ से उसके आगे जो चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पृथ्वी की परपटी शैलों से बनी होती है और पृथ्वी की परपटी में अगर हम बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार के शैल होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट कठोर होता है, शैल खड़ी नरम होता है और शैल खड़ी को सोप स्टोन बोलते हैं। तो शैल खड़ी या सोप स्टोन नरम होता है। गैब्रो काले रंग का होता है। क्वार्टजाइट दूधिया श्वेत होता है। तो दूधिया सफ़ेद होता है क्वार्टजाइट। और ध्यान रखिएगा क्वार्ट्ज जो आपने पढ़ा था वो अलग होता है, क्वार्टजाइट अलग होता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्ड्स्पर और क्वार्ट्ज हैं। ये भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो शैल होते हैं, चट्टानें होती हैं, उसमें सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज कौन से, तो फेल्ड्स्पर और क्वार्ट्ज, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं शैलों के विभिन्न प्रकार। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको पेट्रोलॉजी के बारे में दिया है। तो पेट्रोलॉजी क्या होता है, तो पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान होता है। तो यहाँ पर पेट्रोलॉजी याद रखना आपको,
परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। पेट्रोलॉजी क्या होता है? तो पेट्रोलॉजी सेलों का विज्ञान होता है जिसमें सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसके अलावा एक पेडोलॉजी होता है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या होता है? तो पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होता है, मृदा या मिट्टी सॉइल का अध्ययन होता है। तो मृदा का जो अध्ययन होता है वो पेडोलॉजी में होता है। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो सेलों का विज्ञान है, सेलों का अध्ययन होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर बात करें, जो सेल होते हैं 3 प्रकार के सेल हमें पढ़ने हैं। आग्नेय सेल जो कि मैग्मा और लावा से घनीभूत होते हैं। तो आग्नेय सेल की खास बात क्या होती है कि मैग्मा और लावा से घनीभूत होते हैं। अवसादी सेल की बात करें तो बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण के परिणाम के कारण ये बनते हैं। अवसादी सेल का मतलब होता है कि आग्नेय सेल पे जब अपर्दन होता है, अपक्षय होता है आग्नेय सेल का, तो फिर जो है बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण से फिर उनका निक्षेपण होता है, उसके परिणाम स्वरूप अवसादी सेल बनते हैं। फिर है कायांतरित सेल। तो कायांतरित सेल में उपस्थित सेलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। तो जो कायांतरित सेल होते हैं, जो भी सेल उपस्थित होते हैं वो आग्नेय भी हो सकते हैं, अवसादी भी हो सकते हैं। तो कायांतरित सेल आग्नेय सेल से कायांतरित भी बनता है, अवसादी से भी कायांतरित बनता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो उपस्थित सेलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। आइए एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आपको बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो मतलब किसमें जीवाश्म पाया जाता है, किसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, किसमें जीवाश्म पाया जाता है, किसमें खनिज पाया जाता है। तो किसमें जीवाश्म पाया जाएगा या किसमें खनिज पाया जाएगा? तो जो अवसादी सेल होते हैं इसमें जीवाश्म या खनिज पाए जाते हैं। तो अवसादी सेल जो होते हैं इसमें फॉसिल्स पाए जा सकते हैं, इसमें खनिज पाए जाते हैं अवसादी सेल में। बहुत बार बीपीएससी ने आपसे ये सवाल पूछा है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सभी जो सेल हैं 3 प्रकार के इनको कवर करते हैं। छोटा सा चैप्टर है आपका। आग्नेय सेल की बात करें तो आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। तो आग्नेय सेल 2 प्रकार से आग्नेय सेल बनते हैं और इनको हम प्राथमिक सेल बोलते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार से बन सकते हैं। एक तो जब मैग्मा है पृथ्वी की आंतरिक परतों के अंदर ही ठंडा हो जाए, और दूसरा है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों से बाहर निकलकर मैग्मा बाहर आए अर्थ के सरफेस पे, भूपृष्ठ पर, और वहाँ पर लावा के फॉर्म में इकट्ठा हो जाए और फिर उसके बाद ठंडा हो जाए। तो वो दूसरी प्रकार से 2 प्रकार से मैग्मा और लावा के जरिए यहाँ पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। फिर एग्जाम्पल आपको याद रखना आग्नेय सेलों के, तो ग्रेनाइट आपको याद रखना है, बसाल्ट आपको याद रखना है। ग्रेनाइट हमने आपको बताया था कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट किसका बनता है? तो ग्रेनाइट का बनता है। बसाल्ट से जो है क्या बनता है? तो महासागरीय क्रस्ट। तो महासागरीय परपटी या महासागरीय क्रस्ट किसका बनता है? बेसाल्ट का बनता है। इसके अलावा आपको ज्वालामुखी, ब्रेशिया, पर पैगमेटाइट और टफ आग्नेय सेलों के कुछ उदाहरण जो आपको याद रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अवसादी सेलों की बात करें तो अवसादी सेल पृथ्वी की सतह की सेलें अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेपण होता है। तो होता क्या, सिंपल में समझ लीजिए कि जो यहाँ पर आग्नेय सेल हैं, आग्नेय सेलों का अपक्षय और अपर्दन होता है। आग्नेय सेलों का अपक्षय और अपर्दन होने के बाद उनको एक जगह पर जो है उनका निक्षेपण होता है, और निक्षेपण होने के बाद फिर से एक परत दर परत जो है निर्माण होता है चट्टान का, और ऐसे चट्टानों को हम बोलते हैं अवसादी सेल। इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री, और सेडिमेंट्री का मतलब होता है व्यवस्थित होना। तो लेयर बाय लेयर व्यवस्थित होते हैं, तो परतदार सेल भी इनको बोलते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? परतदार सेल। परतदार सेल भी इनको बोलते हैं। और अवसादी सेल में ही खनिज पाए जाते हैं, और अवसादी सेल में ही जीवाश्म भी पाए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर आग्नेय सेल होता है ये जीवाश्म रहित होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कौन सा जो सेल है वो जीवाश्म रहित होता है, तो आग्नेय सेल जीवाश्म रहित होता है। और जीवाश्म या खनिज किस में पाए जाएंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा अवसादी सेल। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बात करें तो सघनता के कारण जब निक्षेपण होता है विभिन्न कारकों द्वारा, तो सघनता के कारण द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं, और यह प्रक्रिया शिलीभवन लिथिफिकेशन कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा कि शिलीभवन लिथिफिकेशन, परत दर परत जो इकट्ठा होते हैं इसी को हम बोलते हैं। तो लिथिफिकेशन या शिलीभवन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो ये होती है अवसादी सेलों में। तो अवसादी सेलों में शिलीभवन की प्रक्रिया, लिथिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। उदाहरण कौन कौन से हैं? तो बालुकाश्म सेल जैसी अवसादी सेलों में ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों को दिए गए हैं।
जैसे कि बालूकाष्म, बालूकाष्म को बोलते हैं हम सैंड स्टोन। तो सैंड स्टोन या बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं, तो सैंड स्टोन या बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी शैल का है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें लाइम स्टोन, लाइम स्टोन भी आपने सुना है, पढ़ा भी है, देखा भी है, जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं। तो लाइम स्टोन या चूना पत्थर भी अवसादी शैलों का उदाहरण है। फिर इसके अलावा शैल आपको याद रखना, शैल भी जो है उदाहरण है। फिर इसके अलावा खड़िया हो गया, चूना पत्थर। कोयला आपको ध्यान रखना है, कोयला किसका उदाहरण है? तो कोयला अवसादी चट्टानों का या अवसादी शैल का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं, कायांतरित शैल में आते हैं। तो कायांतरित शैल में क्या होता है? तो कायांतरित शैल ध्यान रखिएगा, दो तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। एक तो ये जो है सीधे आग्नेय चट्टानों से बनेंगे, आग्नेय चट्टानों से कायांतरित शैल बनेंगे, या फिर अवसादी शैल से जो है कायांतरित शैल बनेंगे। होता क्या है? दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। तो कायांतरित शैल बनते कैसे हैं? तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में परिवर्तन की वजह से इन शैलों का निर्माण होता है। और कई बार क्या होता है कि जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, तो जो ऊपर के जो शैल होते हैं निचले शैलों पर दबाव जब डालते हैं तब कायांतरण हो सकता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनर्संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जो रॉक चक्र होता है उसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो कायांतरित शैल होते हैं में खनिज अथवा कणों की व्यवस्था जो होती है उसको हम पत्रण, फॉइलेशन या रेखांकन कहते हैं। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर कि लिथिफिकेशन, सिलीभवन किस में होता है? तो ये होता है अवसादी शैलों में, अवसादी शैलों में होता है। और फॉइलेशन या पत्रण, पत्रण या फॉइलेशन की जो व्यवस्था होती है वो कायांतरित शैलों में होती है। उदाहरण देख लीजिए। तो उदाहरण की अगर हम बात करें तो जो कायांतरित शैल होते हैं उनका जो उदाहरण होता है उनको हम ग्नीस बोलते हैं, इंग्लिश में ग्नीस बोलते हैं। ग्नीस को हिंदी में पट्टी तासमीय बोलते हैं। तो ग्नीस बोलिए चाहे पट्टी तासमीय बोलिए, ग्रेनाइट यहाँ पर नहीं होगा। फिर है स्लेट, स्लेट उदाहरण होता है कायांतरित चट्टान का। शिस्ट जो हो ये भी होता है, संगमरमर भी होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज ध्यान रखिएगा, ये सभी रूपांतरित शैलों के कुछ उदाहरण होते हैं। तो क्वार्ट्ज इसी को भी हमने बोला था, दोनों एक ही होते हैं, चाहे क्वार्ट्ज बोलिए चाहे क्वार्जाइट बोलिए। क्वार्जाइट से ही फाइनली अल्टीमेटली दो नाम से जाना जाता है, या तो क्वार्जाइट बोला जाएगा या तो क्वार्ट्ज बोला जाएगा। तो क्वार्ट्ज जो है ये रूपांतरित शैलों के कुछ उदाहरण होते हैं। तो क्वार्टजाइट सामान्यतः बोला जाता है। अब यहाँ पर इंग्लिश में क्वार्टजाइट बोला जाता है और हिंदी में क्वार्ट्ज बोला जाता है, दोनों एक ही हैं। अभी हमने बोला था अलग है, तो ध्यान रखिएगा दोनों एक ही होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जो आपको नोट करना है परीक्षा दृष्टि से आपको पूछा जा सकता है। और सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पर रूपांतरण की प्रक्रिया होगी, रूपांतरण की प्रक्रिया होगी और किससे क्या बनता है ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है और ग्रेनाइट का रूपांतरण होकर क्या बनता है? तो ग्नीस बनता है, याद रखिएगा ग्नीस बनता है, ग्रेनाइट के रूपांतरण से ग्नीस बनता है। फिर बसाल्ट है, तो बसाल्ट भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बसाल्ट के रूपांतरण से या कायांतरण से क्या बनता है? तो ग्रीन स्टोन बनता है, ग्रीन स्टोन बनता है। फिर बात करें यहाँ पर सैंड स्टोन का, जिसको हम बलुआ पत्थर बोलते हैं। तो बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर के कायांतरण से किसका निर्माण होता है? तो बलुआ पत्थर या सैंड स्टोन के कायांतरण से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। क्वार्टजाइट या हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज बोलते हैं, हिंदी में क्वार्ट्ज बोलते हैं। तो बलुआ पत्थर हो गया। फिर अगला उदाहरण है चूना पत्थर का। तो चूना पत्थर के कायांतरण से क्या होता है या रूपांतरण से क्या होता है? तो चूना पत्थर के कायांतरण से मार्बल या संगमरमर बनता है। तो चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर। तो संगमरमर किसका उदाहरण है? संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर किसका उदाहरण? तो ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। फिर शेल जो होते हैं, शेल भी जो है ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। शेल के कायांतरण से सीस्ट बनता है। तो सीस्ट ध्यान रखिएगा, शेल होता है अवसादी चट्टान, सीस्ट होता है कायांतरित चट्टान। इसके अलावा कोयले की बात करें तो कोयला भी क्या होता है? अवसादी होता है, कोयला अवसादी होता है। और कोयले के
रूपांतरण से या कायांतरण से डायमंड बनता है। डायमंड आप सभी को पता है, हीरा या ग्रेफाइट। तो हीरा या ग्रेफाइट बनता है। तो ध्यान रखिएगा, कोयला अवसादी चट्टान होता है से बनता है, और फिर कोयले का जब हम मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, तो उससे हीरा या ग्रेफाइट हमें प्राप्त होता है। तो हीरा या ग्रेफाइट किसके उदाहरण हो जाएंगे? कायांतरित चट्टानों के। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं, सेल चक्र के बारे में समझते हैं, रॉक साइकिल के बारे में। तो रॉक साइकिल सिंपल में समझिए कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आग्नेय से लेकर, अवसादी से लेकर, कायांतरित चट्टान से लेकर, फिर वापस से आग्नेय लेकर आग्नेय चट्टान तक जाके फिर एक प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। इसी को हम एक चक्र में समझते हैं, जिसको हम सेल चक्र बोलते हैं। तो यहाँ एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती हैं। आग्नेय सेल प्राथमिक सेलें होती हैं तथा अन्य अवसादी और कांतित सेलें इन प्राथमिक सेलों से निर्मित होती हैं। आग्नेय सेलों को बात करें तो कांतित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय सेल कांतित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं डायरेक्टली भी, और कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो टेम्परेचर और प्रेशर का, साथ में वॉल्यूम का भी। और यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझाया भी गया है। तो जो आग्नेय सेल होती हैं, इनका जब अपक्षय या अपर्दन होता है, तो आग्नेय सेल के अपक्षय या अपर्दन से फिर जो है सिलीभवन होता है, लिथिफिकेशन होता है रॉक्स का, चट्टानों का, उससे बनते हैं अवसादी सेल। अवसादी सेल के कायांतरण से कायांतरित सेल बनेंगे। फिर कायांतरित सेल गल के मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक परतों में जब जाएगा तो ये मैग्मा बन जाएगा, और मैग्मा बनने के बाद फिर मैग्मा से वापस से आग्नेय सेल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से एक चक्र चलता रहता है। फिर यहाँ पर मैग्मा सेल से, आग्नेय सेल से डायरेक्ट कायांतरित सेल भी बन सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी अवसादी सेल से तो कायांतरित बन ही सकता है। तो इस प्रकार ये जो एक चक्र है चलता रहता है। अब आते हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? तो ग्रेनाइट की बात करें तो सिलिका और एल्युमिनियम। ग्रेनाइट, सिलिका और एल्युमिनियम। ध्यान रखिएगा, बसाल्ट के जब आपसे पूछेगा बसाल्ट, तो बसाल्ट में हो जाएगा सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। बसाल्ट को हमने आपको पढ़ाया भी है 7th क्लास में कि जो महासागरीय क्रस्ट होता है, महासागरीय परपटी होती है, वो बसाल्ट का बना होता है, जिसमें सिलिका या मैग्नीशियम पाया जाता है। और साथ में जो ग्रेनाइट होता है वो महाद्वीपीय क्रस्ट में पाया जाता है, सिलिका या एल्युमिनियम उसमें पाया जाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। फिर कौन सा कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है? तो परिवर्तनीय होना, क्रिस्टलीय होना, शांत होना, पतरड़ होना। तो प्रमुख लक्षण की यहाँ पे बात की है। तो प्रमुख लक्षण में जब आप पूछेगा तो आपका एक ही आंसर हो सकता है, तो पतरड़, जो अभी हमने देखा था पतरड़ का कॉन्सेप्ट। तो कांतित सेलों का प्रमुख लक्षण यहाँ पे पतरड़ हो जाएगा। पतरड़ का एक बार इंग्लिश देख लेते हैं, फॉइलेशन बोलते हैं। तो कांतित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पतरड़ या फॉइलेशन कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? तो एकमात्र तत्व वाला खनिज कौन सा नहीं है? स्वर्ण जो है ये एक तत्व वाला खनिज है, चांदी भी एक तत्व वाला खनिज है, ग्रेफाइट कार्बन से बना एक तत्व वाला खनिज है, लेकिन माइका जो होता है वो एक तत्व वाला खनिज नहीं होता है। इसमें एक से अधिक कई सारे खनिज इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर माइका में बात करें तो पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका, ये सब पाया जाता है। 4% पृथ्वी की परपटी में पाए जाते हैं। आग्नेय रूपांतरित सेलों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इनका उपयोग होता है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो कठोरतम खनिज की बात करेगा तो आपको पता है कि हीरा, डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस या मिनरल। तो कठोरतम खनिज कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। क्वार्ट्ज भी कठोर होता है, लेकिन हीरा सबसे कठोरतम होता है। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा हीरा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सेल अवसादी नहीं है? तो टाइलाइट की बात करें, ब्रेशिया की बात करें, बोरैक्स की बात करें और संगमरमर की बात करें। तो संगमरमर आपको हमने बताया था कि जो संगमरमर होता है या मार्बल होता है वो क्या होता है? तो ये होता है रूपांतरित चट्टान। तो ये होता है रूपांतरित चट्टान। और यहाँ पे पूछा कि कौन सा अवसादी नहीं है, तो ये अवसादी तो होगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा संगमरमर। बाकी जो उदाहरण है यहाँ पे बोरैक्स, ब्रेशिया और टाइलाइट, ये आपके अवसादी सेल के उदाहरण है। संगमरमर अवसादी नहीं है। संगमरमर क्या है? कायांतरित सेल का उदाहरण है। तो आप लोगों का जो ये चैप्टर था
क्लास 11th एनसीईआरटी का ये समाप्त होता है। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स इसमें जो हैं वो आपके परीक्षा दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर कुछ ज़रूरत होगा तो हम उसको आपको प्रश्नों के माध्यम से बनाकर दे देंगे, उसको आपको पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रश्नों के माध्यम से हम आपको उसको करा देंगे, समझा देंगे। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। एक बार आप लोगों का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आपके लिए प्रश्नों को कराएंगे। तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं सिलेबस ख़त्म होने में, जो है 5-10 दिन की बात है। तो आप लोग इतना मैनेज करिए, और 10 दिन के बाद तो आपको प्रश्न पे प्रश्न आपको हम कराएंगे ही, तो उसके लिए आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट कीजिएगा क्लास कैसी लगी। और इसके अलावा जो क्लास 11th का जो दूसरा पार्ट है, जिसको हम भारत का भूगोल कहते हैं, उसका हम आपको जैसे ईवीएस का इन्वायरमेंट पर्यावरण का क्लास कराए हैं, तो वैसे ही आपको उसका क्लास देंगे। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।